मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस, व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण के संबंध में आपने लास्ट वीडियो देखे थे और आपने बेसिक्स जो उसके बारे में था वो जाना। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए थे, उसके प्रकार पे, ठीक है, उसके टाइप्स पे। तो हमने बात करी थी कि जो डायनेमिक इकोनॉमिक है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो व्यष्टि के बारे में हमने स्टार्ट किया था व्यष्टि डायनेमिक एनालिसिस, व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, विश्लेषण भी कह सकते हैं। व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण या व्यष्टि प्रायोगिक अर्थशास्त्र, इसमें हमने इसके बारे में जो बेसिक था उसके बारे में जाना। आपने देखा प्रायोगिक अर्थशास्त्र में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस किस कारण से होते हैं, उन कारणों का अध्ययन किया जाता है और एक संतुलन से नए संतुलन पर एक व्यष्टि किस तरीके से पहुंचता है वो आपने इसके बारे में जाना है। अब हमने थोड़ा डिस्कस इस पे भी किया था कि किस कारण से अर्थव्यवस्था में चेंज होते हैं। तो आपने देखा था पॉपुलेशन बदल जाए, पॉपुलेशन में चेंज हो जाए और टेक्निक चेंज हो जाए, फैक्टर प्रोडक्शन में यदि चेंज आ जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो बिजनेस है उनमें यदि कोई थोड़ा बहुत चेंज आ जाए और कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उनमें यदि चेंज आ जाए तो अर्थव्यवस्था में जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम इस चीज को डायग्राम के द्वारा शो करेंगे, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से संतुलन है जो बनते हैं। इससे हम स्पाइडर नेट के द्वारा समझते हैं, मकड़ जाल, स्पाइडर नेट, मकड़ जाल कहते हैं इसको। स्पाइडर नेट, मकड़ जाल। मकड़ जाल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थिर और दूसरा होता है अस्थिर। एक तो स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल होता है। नंबर 1 की बात करते हैं, स्थिर मकड़ जाल। तो ये स्थिर रहता है, इसको फिक्स भी बोल सकते हैं, स्टेबल भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मकड़ जाल में इसकी कंडीशन कैसी होती है कि यदि एक बार अर्थव्यवस्था में संतुलन भंग हो जाए तो वापस उस संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मकड़ जाल में आप बेसिकली आप कहना चाहो तो एक हो गए, इस प्रकार के मकड़ जाल में अर्थव्यवस्था में यदि एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है और इस स्थिति को हम स्थिर मकड़ जाल की स्थिति कहते हैं। तो स्थिर मकड़ जाल के बारे में इसका ये बेसिक था। अब हम बात करते हैं किस तरीके से संतुलन भंग होता है और वापस उसे प्राप्त करते हैं। तो उसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। डायग्राम के द्वारा हम स्पाइडर नेट को दिखाएंगे किस तरीके से डायग्राम में एक बार संतुलन भंग होता है उसके बाद वापस हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो नंबर 1 स्थिर मकड़ जाल। सबसे पहले हमें OXY खींचना है। इसको O भी बोलते हैं, इसको 0 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे OX और OY से। तो OXY खींचने के बाद में हम सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इक्विलिब्रियम में सबसे पहले OXY खींचते आपने, हम क्या क्या इसको दर्शाएंगे वो लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं मांग और पूर्ति, और इस साइड में लिखते हैं कीमत। हम मांग वक्र बनाएंगे सबसे पहले, बाएं से दाएं गिरता हुआ वक्र खींचेंगे आप सीधी लाइन।
डिग्री नहीं होना चाहिए। ये कोने से भी आप सीधा खींचते हो तो 45 डिग्री होता है, आपको इससे थोड़ा सा इधर से खींचना है, यानी 45 डिग्री से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। इसको नाम देंगे सप्लाई वक्र SS। हमने वो एक सोल खींच लिया, ध्यान किस पर रखना है, हमें इसमें सप्लाई को थोड़ा सा इस कोने से 45 डिग्री थोड़ा सा इधर रखना है, यानी बड़ा कोण बनाना है 45 से। हमें इस डायग्राम में ऐसी कंडीशन दिखानी है कि एक बार यदि संतुलन भंग होता है तो वापस संतुलन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमने स्थिर मकड़ जाल में यही कहा था कि एक बार यदि संतुलन हमारा भंग हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को हमें इसमें दर्शाना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, उसके लिए हमने सप्लाई वक्र इधर से खींचा है, मांग वक्र सीधा खींचा है। अब दोनों साइड मिलाएंगे इसको, इधर क्वांटिटी और इधर है जो प्राइस है। इसका ये बेसिक है, इसके बारे में आप जानते हो कि मांग और पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ संतुलन होता है। तो इस तरीके से हम मांग और पूर्ति के द्वारा एक संतुलन बनाते हैं। इस संतुलन को हम E के द्वारा शो करते हैं। तो आपने एक संतुलन देखा। अब हम संतुलन के लिए क्या करेंगे, हम आगे जो बेसिक चीज है इसकी वो इतना ही है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था में यदि संतुलन भंग हो जाए तो वापस कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में संतुलन भंग करते हैं, हमने सप्लाई में कमी करी। वर्तमान में सप्लाई इतनी है, ठीक है, ई और OQ मात्रा पे OP कीमत निर्धारित है, यानी OP कीमत पर OQ मात्रा करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। सप्लाई हमारी है ना, सप्लाई भी यहाँ बराबर है, ठीक है, दोनों हम सप्लाई में कमी करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ से किया, इसको लाइनें सीधी होनी चाहिए, अदरवाइज डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमेशा लाइनों का ध्यान रखेंगे। हमने सप्लाई में कमी कर दी है, थोड़ा सा इससे दूर करना है, इसको नाम देंगे Q1। जैसे क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ संतुलन तो भंग नहीं है, ठीक है। अब सप्लाई को मैं यहाँ S के नाम से इसको शो करूंगा, S1, ठीक है। जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम होती है, पहले सप्लाई इतनी थी, मान लीजिए OQ, अब सप्लाई OQ1 यानी इसको S1 के रूप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो ये मिला रहा है, इसलिए मैं नाम इसको यहाँ पे है। जैसे ही मार्केट में पूर्ति कम होती है तो हम देखते हैं कि वस्तुओं के भाव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि संतरे एक दुकान पे मिल रहे तो महंगे मिलेंगे, यदि आपको 25 दुकानों पे संतरे दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब सस्ते होंगे, यानी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो माल सस्ता मिलता है, और माल कम होता है तो महंगा बिकता है। तो सप्लाई जैसे ही कम होगी रेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मांग वक्र है, उस पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, रेट को शो कर रहा हूँ। तो रेट बढ़कर ऊपर, इसका नाम देंगे P1। डिमांड पे मैं प्राइस को शो करूंगा, ठीक है, और सप्लाई वाले पे मैं पूर्ति को। डिमांड का यहाँ नाम नहीं लेना कहीं, केवल डिमांड वक्र से हमने संतुलन बनाया है। अब प्राइस और क्वांटिटी का ही फर्क दिखाएंगे आपको, इससे ही आप देखेंगे हमने किसमें क्वांटिटी में चेंज किया है। जैसे ही क्वांटिटी कम होती है, मार्केट में सप्लाई कम होती है, तो वस्तुओं के भाव बढ़कर P1 पर पहुंच जाएंगे। यदि आप समझो तो ये P1 इधर मिला है तो लगभग प्राइस पहले जो कॉपी था यहाँ से इतनी कीमत थी, अब ये P1 यहाँ है, ठीक है। इसको टच नहीं करना है, समझाने के लिए बताया केवल आपको। यहाँ का मतलब इतना प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। जैसे ही कीमतें बढ़ती है, सप्लायर क्या करते हैं, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का प्रयास करते हैं। पूर्तिकर्ता क्या करते हैं, जितने वो देखते हैं अभी कीमतें बढ़ी हुई है, जितना माल बिक सके उतना ही भेजो, तो फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में ऊंची कीमतों पे माल भेजो, ज़्यादा निकालते हैं। तो माल ज़्यादा निकालेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये S2 पे दिखा रहा हूँ मैं, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कीमत बढ़ी मार्केट में तो सप्लायर क्या करेंगे, और ज़्यादा माल बेचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऊंची कीमतों में सभी लोग हैं जो बेचना पसंद करते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा बेचेंगे लोग। तो
जैसे सप्लाई बढ़ती है धीरे धीरे रेट क्या डाउन आ जाती है। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आते ही रेट क्या हो जाएगी, वापस डाउन हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो रेट क्या आ जाएगी, P2 नाम देंगे इसका रेट। अभी बीच की रेट ये समझोगे आप, ठीक है। रेट बढ़ गई, रेट क्या अभी डाउन हो गई है। अब इसको इधर मिलाएं तो रेट को देखो इससे नीचे आ गई है पहले वाले से, ठीक है। तो रेट क्या हो जाती है, P2 यानी कम हो जाती है। जैसे ही रेट कम होगी सप्लायर क्या करेंगे, मार्केट से वापस सप्लाई खींचेंगे, ठीक है। सप्लाई कम करेंगे ताकि रेट वापस ऊंची आए। इसके लिए सप्लायर क्या करेंगे, जैसे रेट कम होगी सप्लायर क्या करेंगे, पूर्ति में कमी करेंगे। इसको नाम देंगे हम S3। जैसे ही पूर्ति कम होगी, मार्केट में माल कम होगा तो रेट क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। तो वापस इधर रेट इस लाइन में दिखा रहा हूं, तो रेट बढ़ के क्या हो जाएगी, इधर मिलाते हैं इसको, रेट बढ़कर P3 हो जाएगी, ठीक है। पहले वाली ये लाइन थी, अब रेट यहां से आप देख लेना, ये जो लाइन है वो रेट की है। इधर मिलाते तो पता चलता है, मिलाना नहीं है अपने को, तो इससे ऊपर नीचे देखना है। इससे नीचे की रेट कम होगी, ऊपर आ गया तो वापस बढ़ गई, ये और भी ज्यादा रेट है, ठीक है। तो जैसे ही रेट बढ़ेगी सप्लायर ज्यादा सप्लाई करेंगे, जिसे हम S4 के रूप में समझेंगे। सप्लायर यानी बढ़ी हुई कीमतों पे सभी लोग क्या करते हैं, अधिक सप्लाई करते हैं। जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, रेट वापस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी P4। नीचे मिलाएंगे रेट वाले अपने डायग्राम, ये DD वक्र इस पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये वापस रेट अभी ऊपर थी, अब नीचे आएगी, वापस कम हो जाएगी जैसे मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहेगी। जैसे ही रेट कम होती है सप्लायर अपनी सप्लाई क्या करेंगे, फिर कम करेंगे, क्योंकि नीची कीमतों में कोई ज्यादा बेचना नहीं चाहता है, ठीक है। ऊंची कीमतों में तो ज्यादा बेचते हैं और कम कीमतों पे कम बेचते हैं। रेट कम होते ही सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस तरीके से सप्लाई है जो लगभग यहाँ आ जाएगी, इसको नाम देंगे S5। तो S5 यानी पूर्ति कम होते ही, अब जैसे ही सप्लाई कम होगी वापस भाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे तो इधर हम ऊपर की ओर दिखाएंगे इसको, ये यहाँ पहुंच जाएगा। और रेट को इसको P4, इसको P5 नाम देंगे। 4-5 पॉइंट तक तो आपको इस तरीके से स्पाइडरनेट को दिखाना है। उसके बाद जो हम देखेंगे कि ये इसी तरीके से बढ़ता हुआ अंदर की ओर मिल जाता है। तो 4-5 पॉइंट दिखा करके आपको इसको अंदर की ओर इस तरीके से मिला देना है। 5 पॉइंट 4 पॉइंट बहुत होते हैं समझाने के लिए। बाकी कहने का मतलब ये कि वापस संतुलन वापस प्राप्त हो गया, वही जो पहले भंग हुआ था S1 से, वापस घूम फिर के जो है ये हमारी क्वांटिटी वापस आ गई है। तो इसको किस तरीके से समझाना है वो मैं थोड़ा आपको बताया था। सबसे पहले OX पे OY पे हमने क्या लिखा है उसको लिखना है। तो OX पे हमने लिखा है मांग और पूर्ति मात्रा, OY पे हमने लिखा है प्राइस को, कीमत को। अब हम कहते हैं कि S1 जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति संतुलन भंग होता है तो हम किसके रूप में इसको शो कर रहे हैं, पूर्ति के रूप में। जैसे अर्थव्यवस्था में पूर्ति कम होती है तो संतुलन भंग होगा, ठीक है। आपको संतुलन भंग होने का नहीं लिखना है, इसमें लिखना है पूर्ति कम होगी, क्योंकि पूर्ति कम का मतलब है पूर्ति या मांग में परिवर्तन हुआ तो संतुलन भंग अपने आप ही हो जाता है। तो आप जैसे ही अर्थव्यवस्था में पूर्ति में कमी आती है, ठीक है, पूर्ति में कमी आते ही रेट बढ़ करके P1 हो जाती है। पूर्ति में कमी किस जगह लिखेंगे, पूर्ति में कमी S1 लिखेंगे। S1 होते ही कीमत P1 हो जाती है। कीमत क्या हो जाती है, P1 हो जाती है, ठीक है। और कीमत आगे लिखेंगे, और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो बढ़ी हुई कीमतों पे सप्लायर और अधिक पूर्ति करते हैं।
जैसे ही कीमत बढ़ती है तो पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर बढ़ी हुई कीमतों पर और अधिक पूर्ति करते हैं, यानी ऊंची कीमतों पे ज्यादा बेचने का प्रयास करते हैं, बढ़ी हुई कीमतों पर और अधिक पूर्ति करते हैं, यानी मार्केट में माल और ज्यादा बेचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और पूर्ति ये S2, ठीक है, S2 हो जाती है। जैसे कि मार्केट में जैसे पूर्ति बढ़ गई है तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही बाजार में पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत, कौन सी कीमत हो जाएगी, P2 हो जाएगी नीचे, P2, ठीक, कीमत P2 कम हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे आ जाएगी कीमत। और जैसे ही रेट कम होती है पूर्तिकर्ता पूर्ति में कमी करते हैं, S3। जैसे ही कीमत कम होगी पूर्तिकर्ता पूर्ति में कमी में S3 क्या जाएगा, S3 करते हैं, यानी पूर्ति में कमी करते हैं, S3। और आगे लिखेंगे जैसे पूर्ति कम होगी कीमतें बढ़कर P3 हो जाएगी। जैसे ही पूर्ति कम होगी कीमत बढ़कर P3 हो जाएगी। और जैसे ही कीमत बढ़ती है P3 होती है तो सप्लायर वापस पूर्ति अधिक करते हैं, S4। पूर्ति आगे जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो पूर्तिकर्ता पूर्ति मात्रा S4 बढ़ाएगी। ठीक है, पूर्तिकर्ता पूर्ति मात्रा P3 हो जाएगी, ये बढ़ाएगी। और जैसे ये बढ़ेगी वापस कीमत क्या हो जाएगी, P4 हो जाएगी। आगे से लिखना है, जैसे ही पूर्ति बढ़ती है तो कीमत P4 हो जाएगी, कीमत P4 यानी कम हो जाती है, P4 कम हो जाती है, ऐसा लिखना है। और फिर जैसे ही कीमत कम होगी पूर्तिकर्ता वापस पूर्ति में कमी करेंगे और यानी S5 करेंगे। और जैसे वापस पूर्ति में कमी होगी वापस रेट बढ़ जाएगी और इस तरीके से अंततः घूम फिर के संतुलन वापस प्राप्त हो जाएगा। ये लिखना है, 4 पॉइंट है तो लिखना है, 5 से जितने भी आपके पास यदि 5 से ज्यादा पॉइंट बन जाते हैं, 6-7 बन जाते हैं, तो आपको केवल 3-4 पॉइंट तक ही बताना है, उसके बाद ही बताना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा संतुलन क्या हो जाता है, वापस प्राप्त हो जाता है, हमें ये लिखना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, 4 पॉइंट के बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से ये संतुलन घूम फिर करके वापस प्राप्त हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर मकड़ जाल कहते हैं। स्टेबल या फिक्स जो मकड़ जाल है ये है, ठीक है, स्पाइडर नेट भी बोलते हैं इसको।
तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में एक बार संतुलन भंग होने पे क्या हो जाता है, वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके जरूर पूछिए। धन्यवाद।